और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हमारी कवरेज जारी है बजट के ऊपर, आम बजट के ऊपर। 11 बजे का वक्त तय हुआ है। 11 बजे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। कुछ ही पलों का इंतजार है। हम लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी के लिए इससे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्या कुछ उम्मीदें हैं। सेक्टर वाइज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त सत्य प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। आप सदस्य रहे हैं, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड के। आपका भी स्वागत है सर। शैलेंद्र प्रताप सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता। राजीव रंजन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेसिडेंट एडिटर एपीएन। तीनों खास मेहमान का एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, अब शुरुआत इस बार आपके साथ करते हैं। देखिए, एक दौर था, ज्यादा पुराना नहीं था, जब रेलवे का जो बजट होता था वह अलग से आता था। इससे इस बात को समझा जा सकता था कि रेलवे कितना बड़ा यूनिट है और रेलवे क्या मायने रखता है। लेकिन अब इसे आम बजट में इंक्लूड कर लिया गया है। ऐसे में रेलवे के ऊपर जो लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं सर, ट्रैफिक कितना बढ़ा है। वह तस्वीरें भी हम देखते हैं जब लोग ठूस कर बाथरूम के अंदर जाने के लिए भी ट्रैवल करने के लिए मजबूर होते हैं। आप तो सर सदस्य रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के। आपको लगता है क्या कि रेलवे में इस बार कुछ अलग से कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं? रेलवे में किन बातों पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है? ट्रैफिक की बात हो या फिर रेलवे में आम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टिकट की प्राइसिंग की। बहुत जरूरी है कि जो रेलवे ने पिछले कुछ सालों में एक नया ब्रांड क्रिएट किया, वंदे भारत जी। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही फीट करती जी। और काफी महंगी है। तो उसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी है, अच्छी सर्विस है, होनी भी चाहिए। हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ना है। नए नए प्रोडक्ट जैसे हर सर्विस में आते हैं, वैसे रेलवे ने भी क्रिएट किया है। लेकिन इसमें जो नॉन गाड़ियां हैं उसको भी ऊपर लाने की जरूरत है। उनकी भी स्पीड बढ़े, उनकी भी संख्या बढ़े। स्पेशली बॉम्बे से, दिल्ली से, यूपी बिहार की गाड़ियों की पूरे साल तक तकलीफ होती है जी। लोगों को टिकट नहीं मिलता, और उसका जो क्लाइंटेल है वो हमारा लेबर क्लास है, वर्क फोर्स है, जो सबसे बड़ा एसेट है दुनिया में। दो हाथ जिससे सब कुछ चलता है। मतलब आदमियों के घरों में चूल्हा जलाने वाले वही, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वही, दफ्तरों में काम करने वाले वही, वॉचमैन वही। जो वर्क फोर्स है जिसपे हमारी जिंदगी टिकी है, उनके लिए सरकार कुछ अगर करे तो बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि वो बेचारे, हमने देखा है किस तरह वो डंडे खा के जनरल डब्बे में घुसते हैं। और टिकट इतना कुछ किया गया लेकिन तो भी कम है, करना चाहिए। नहीं, ठीक है। वंदे भारत चला के हम सोच रहे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। इस सोच के ऊपर उठना है। नहीं, आपने मैं ठीक कहा। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि सीनियर सिटीजन को जो डिस्काउंट मिलता था यात्रा में, सीनियर सिटीजन बहुत से पेंशनर है, उनका ऑलरेडी 20% सरकार पेंशन काट के देती है। तो उनको जो सुख सुविधाएं थी, और उनके पास पेंशन का या कुछ फंड भी होता है, वो घूमना चाहते हैं, पैसे खर्च करना चाहते हैं देश की इकोनॉमी में। जितने रिलीजियस पॉइंट है वहाँ वो जाते हैं, उनकी इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो सकती है अगर उनको डिस्काउंट रिवाइज किया जाए। दूसरा ये है कि जो बहुत से प्रोजेक्ट रेलवे में कई सालों से अटके हैं, कम से कम एक टारगेट बनाएं कि हम 10 साल से पुराना प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी में पूरा करें। क्योंकि अभी आप देखिए, जो कश्मीर का लाइन था वो 1984 का सैंक्शन था जी। 40 साल लगा उसको पूरा करने में। बुलेट ट्रेन को 2014 में अनाउंस किया गया जी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो अखबारों में पढ़ रहे थे कि 2030 तक शायद चले। तो प्रोजेक्ट्स में जो भी प्रॉब्लम हो, लैंड प्रोक्योरमेंट की हो, मटेरियल जो भी है, उसके ऊपर टॉप प्रायोरिटी ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी कॉस्ट न बढ़े और जो पब्लिक को कहा गया है कि भाई ये हम सुविधा देंगे वो मिले। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, आपने इम्पोर्टेंट बात कही। आपने पेंशन, सीनियर सिटीजन का भी उल्लेख किया। इसी से एक सवाल भी मन में आता है कि जो पेंशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है सर, उसको टैक्स से बाहर रखने की बात हो रही है। क्या ऐसा करना उचित होगा? देखा उचित होना, क्योंकि उनके रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं। एक जो पेंशनर है या जो एक आम आदमी सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट कॉर्पोरेट का मुलाजिम है, ट्रांसपोर्ट आजकल इतना महंगा है। और बड़े शहरों में स्पेशली आप देखिए कि वो घर से निकलता है, बस करता है, ऑटो करता है, फिर मेट्रो या स्टेशन जाता है, फिर वहां चढ़ता है, फिर यही सब करता है, फिर जाता है। तो उसके कई मोड हैं और हर जगह उसको खर्चा करना पड़ता है। और आजकल जैसे महंगाई है, मुंबई में तो ऑटो और टैक्सी के भाव भी आज से बढ़ गए। बिल्कुल। तो इसको कवर अप करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये कोई इनकम नहीं है इसके ऊपर टैक्स लगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कोई इनकम नहीं कि आदमी वो पैसे कमा रहा है इसके जरिए। ये तो जो खर्चा कर रहा है उसी का रिम्बर्समेंट है। बिल्कुल।
और सर रेलवेज इतना बड़ा सेक्टर है, हम बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो हमारे युवा हैं वो रेलवे में एम्प्लॉयमेंट के लिए आस लगाए बैठे रहते हैं। आपको लगता है कि उनके लिए भी कुछ होना चाहिए? इसके ऊपर हम आपकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है जहां आज आम बजट पेश होगा और बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की एक बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में इस बजट को मंजूरी मिल गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है। अब 11 बजे का वक्त के इंतजार किया जा रहा है। 11 बजे संसद में आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस आम बजट को पेश करेंगी और यह भी उनके लिए रिकॉर्ड होगा। लगातार 8वीं बार वो बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आम बजट से जुड़ी हुई, जहां आज 11 बजे संसद में आम बजट पेश होगा और कैबिनेट की एक अहम बैठक हो चुकी है। आम बजट पेश होने वाला है और कैबिनेट की इस अहम बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है। तो यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब लगभग तय हो गया है कि 11 बजे संसद में आम बजट पेश होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने इस आम बजट को रखेंगे। तो लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। इस न्यूज पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे रेलवे को लेकर के और रेलवे में क्या कुछ हो सकता है। सत्यप्रकाश जी, सवाल अधूरा रह गया। बात यह हो रही थी कि जो लोग बहुत बड़ी तमन्ना रखते हैं रेलवे में नौकरी करने की, हमने होड़ देखी है, भर्तियों को लेकर परेशान होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भर्तियों को भी बढ़ाना होगा? इतना बड़ा सेक्टर है रेलवे, चुनौती बहुत है, उस हिसाब से भर्तियां ठीक ठाक आपको लगती है या और होनी चाहिए? नहीं, भर्तियों के प्रोसीजर में देखिए वैकेंसी रेलवे में हमेशा रहती है, लाखों के लेवल पे रहती है जी। उसमें जो अभी तो ऑनलाइन हो गया, पहले तो ये था कि सब मैनुअल था। अब ऑनलाइन होते हुए भी इतनी देरी होती है एक्चुअल जॉब देने में। पहले वैकेंसी का नोटिफिकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन बुलाना, फिर उनका एग्जाम लेना, फिर उनको सिलेक्ट करना, इंटरव्यू तो बहुत लेवल पे खत्म भी कर दिया गया है, फिर उनका मेडिकल होना। ये सारे प्रोसेस में बहुत तेजी लाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी सफर कर रहा है वैकेंसी होने से और आदमी बेकार बैठा हुआ है, उसको भी जॉब चाहिए। तो दोनों के भले के लिए बहुत जरूरी है कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाए और कोई एजेंसी हो जो टारगेट हो, कैलेंडर हो, इस तारीख को इम्तिहान होगा, इस तारीख को मेडिकल होगा, इस तारीख को इनको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। क्योंकि इसमें डिले होने से आदमी की रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन भी भुगतता है। आदमी नहीं है विंडो पे सर्विस देने के लिए, मीटिंग रूम में आदमी सफाई के लिए नहीं है। हालांकि बहुत चीजें आउटसोर्स हो गई हैं, लेकिन फिर भी रेलवे सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है और यहाँ मैन आदमियों के ऊपर सब सर्विस डिपेंड करती है। न होने से काम भुगतता है, यात्रियों को असुविधा होती है और उधर आदमी बैठा हुआ है। ठीक, तो ये तालमेल बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत जरूरी। ठीक है, शैलेंद्र प्रताप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब देखिए शैलेंद्र साहब, बात हो रही है रेलवे की, बात हुई सीनियर सिटीजन की भी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी सीनियर सिटीजन को कंसेशन वाली, वह कोविड के बाद से तो लगता है कि बिल्कुल पिक्चर से ही गायब हो गई है। आपको लगता है जिस ओर सत्यप्रकाश साहब इशारा कर रहे हैं सरकार को वाकई सोचने की जरूरत है और रेलवे अब चूंकि यूनिफाइड हो गया है, बजट के साथ ही पेश होता है, तो आपको लगता है चुनौती अब और ज्यादा है? पहले तो एक्सक्लूसिविटी थी, एक्सक्लूसिव वो डिपार्टमेंट रहता था, लेकिन अब तो समावेशी अप्रोच हो गया, अब सब में सबके साथ ही बात होनी है। तो रेलवे आपको लग रहा है ठीक ठाक उसके साथ व्यवहार हो रहा है या कुछ अलग करने की जरूरत है? शैलेंद्र साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, अब आवाज आ रही है। ठीक है, दोहरा देता हूं, जल्दी से दोहरा देता हूं सर एक बार सवाल। सीनियर सिटीजन के लिए जो कंसेशन मिलता था वह बंद है, क्या सरकार उसके ऊपर पुनर्विचार कर सकती है, करना चाह रही है? और दूसरा बात, चूंकि एक यूनिफाइड अप्रोच हुआ करता था, अब के दौर में होने लगा है, पहले तो रेलवे एक्सक्लूसिव हुआ करता था, मतलब उसको एक अलग से ही बजट किया जाता था, तो उसके सारे पैरामीटर्स अभी भी इंटैक्ट है? उसी तरह से हम उसके बारे में सोच रहे हैं जैसे पहले सोचते थे या कुछ और करने की जरूरत है? अब सीनियर सिटीजन का मसला, अभी पेंशन का मसला हमारे मित्र बोल रहे थे, ये मुझे लगता है रिक्वायरमेंट से ज्यादा इमोशनल इशू है, जिसमें हर सरकारें बच के चलती हैं। हाँ, आ रहे हैं राजीव सर, आ रहे हैं आपके पास, तुरंत आ रहे हैं। हाँ, तो
जब आपने रेलवे बजट की और फाइनल बजट की बात की, मेन बजट की, डेफिनेटली यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है और किसी अलग से नहीं देखना चाहिए कि किसी प्रकार से रेलवे बजट हो गया, हमारा जो आम बजट है, एनुअल बजट है, उसको अलग से देखना चाहिए। दोनों मर्ज होने चाहिए, यूनिफॉर्म वे में होने चाहिए। आखिरकार रेलवे भी डिपार्टमेंट है जो बड़े खर्चे और बड़ा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन और इनकम की दृष्टि भी देखा जाए, आय की दृष्टि से डिफेंस एक बड़ा सेक्टर है, शिक्षा एजुकेशन एक बड़ा सेक्टर है, मेडिसिन मेडिकल सिस्टम बड़ा सेक्टर है। तो ये 5-4 सेक्टर बहुत बड़े हैं अर्थव्यवस्था में। नहीं वो तो ठीक है, वो आपने कहा यूनिफाइड होना चाहिए, यूनिफाइड है भी। राजीव सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज ओवर टू यू। कलन जी जरूर कह रहे हैं कि चीजें यूनिफाइड होनी चाहिए, बजट सब एक ही होना। मेरा मानना है, और मैंने रेलवे को बड़े नजदीक से देखा है, बजटों को भी देखा है, रेलवे के लिए बाकी जो सहूलियतें हैं वो भी देखा है। सत्यप्रकाश जी जब मुंबई में हुआ करते थे उस दौरान भी देखा है कि किस तरह से रेलवे बजट जब अलग होता था तो मुंबई प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख लोगों को सफर रेलवे से सफर कराती है, 1.5 करोड़ लोगों को सफर कराती है। वो किस तरह से वो एक रिकमेंडेशन जाता था और इसके बाद बजट पर कैसे काम होता था। मेरा मानना है कि अभी जो सरकार जो है रेलवे, क्योंकि रेलवे एक तरह से कहा जाए कि वो दुधारू गाय थी, बराबर प्रॉफिट में हुआ करती थी रेलवे। कई बार देखा गया है कि रेलवे किस तरीके से सरकार के जीडीपी में उन्हें अपने योगदान देती थी, तो वो अब एक साथ मिला दिया गया है, जिससे अगर देखा जाए तो रेलवे के साथ सही न्याय नहीं हो पा रहा है। अगर जिस तरीके से रेलवे का बजट अलग पेश होता था तो उस दौरान में कई ऐसी सहूलियतें होती थी क्योंकि रेलवे की नई ट्रैक निकालना, नए प्रोजेक्ट करना, एमआरसीसी के तरह से जो अलग अलग चीजें होती थी वो जरूर होता था, लेकिन अब वो देखने को नहीं आती है। प्रकाश जी को याद है होगा कि जिस तरीके से उन्होंने पुराने डब्बों को नए डब्बों से रिप्लेस किया था तो कितने त्वरित गति से हुई थी। जब मुंबई में केवल 7 किलोमीटर का रेलवे लाइन था और उसका जब बजट अलग था तो 120 किलोमीटर तक रेलवे लाइन वेस्टर्न में बिछाई गई थी, उसी तरह से सेंट्रल में और उसी तरह से हार्बर में। उस दौरान में एक बात याद हो गई कि जब ट्रेनों की टकराहट होती थी तो एंटी कोलिजन डिवाइस की अलग से एक पेशकश की गई थी, जो कि इन लोगों के नेतृत्व में, वेस्टर्न रेलवे और कोंकण रेलवे के नेतृत्व में एंटी कोलिजन डिवाइस का अलग से एक विकल्प बनाया गया था कि ट्रेनों की टकराहट न हो। उस पर अभी तक काम नहीं। मतलब इस तरह से अगर देखा जाए ना तो रेलवे के लोगों, रेलवे का बजट एक साथ, यूनियन बजट एक साथ आने से रेलवे के साथ जस्टिफाई नहीं हो, पूरी तरह से न्याय नहीं हो पा रहा है। रही बात की आपने कहा कि क्या रेलवे में भर्तियों की बात, अब जिस तरीके से रेलवे, क्योंकि उनके लिए एक प्रॉफिटेबल है, वंदे भारत ट्रेन का जो अलग से एक परिकल्पना की गई जिसका प्रचार प्रसार किया गया, तो इसमें 2 सेक्शन के लोग हैं। एक तो लग्जरी सुविधा यानी वंदे भारत कहा जा सकता है जो लग्जरी से जाते हैं, और आज भी ऐसे लोग होंगे जो कि अपने टिकटों के इंतजार में, जनरल क्लास में टिकटों के लिए मारामारी जिस तरीके से है, जिसका आपने जिक्र किया, लोग खिड़कियों से कूदते हैं या अलग चीजें हैं, उन्हें घंटों या समय ये कहा जाए कि महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, उन्हें टिकट तक नहीं मिल पाती, वो अपने गंतव्य तक नहीं जाते हैं। इस तरह से ये सोचना कि रेलवे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसके बजाय रेलवे को सेमी प्रॉफिटेबल और सेमी उसकी मार्क किया जाता तो जरूर था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जो आमदनी होनी चाहिए तो उससे अगर रेलवे बजट अलग होता, एक दायित्व होता, उनसे जिम्मेदारी होती, रेलवे उस पर काम करती और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जो इनकम होता वो सरकार के लिए जीडीपी में एक योगदान होता, लेकिन अभी तक वो नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाएगा यह है कि इस तरीके से जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था उस पर भी इस तरह से चीजें हुई हैं, जिससे जरूर कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच सामने दिख रहा है। हालांकि इस पर जरूर जो सरकार के जो मानव लोग हैं जरूर इस पर कुछ न कुछ दिशा निर्देश तय करेंगे और जरूर फिर से सारी चीजें होंगी। हालांकि बजट एक में कर देने से कोई बड़ी बात नहीं है, बजट एक में कर देनी चाहिए, कर दी गई है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए था कि किस तरीके से उसके विकास को ना अवरुद्ध किया जाए और उसके विकास को त्वरित गति से चलाया जाए। क्वाइट नोटवर्दी सर। अब देखिए सत्यप्रकाश साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सर देखिए, दिस मैटर इज डिबेटेबल, लेकिन आप भी रेलवे को बहुत करीब से जानते हैं, तो जिस पॉइंट पर अब हम चर्चा कर रहे हैं इस पर आपका भी एक टेक हम ले ही लेते हैं सर। आपको लगता है कि आम बजट में अब रेलवे का भी इंक्लूजन हो गया, पहले रेलवे के लिए अलग बजट आता है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको लगता है ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता था? अब क्या है कि जो हो गया वो उसको लेके आगे चलना है। करेक्ट। पिछले 2-3 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे को बहुत फंड दिया है, लेकिन तकलीफ ये लोगों को डर था कि रेलवे पहले अपना
खुद इंडिपेंडेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन पिछले 2-3 साल में फंड की कोई प्रॉब्लम रेलवे को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई है। लाखों करोड़ का बजट दिया गया है। अब रेलवे के ऊपर है उसको कैसे जल्दी से और कायदे से खर्च करे और पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, लोगों को सुख सुविधाएं दे। फंड मिलना एक बात है, लेकिन फंड को यूज करना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, पैसा तो मिल गया लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ तो लैप्स हो गया और फिर उसके और तमाम तरह की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आपने डिले किया तो कॉस्ट जरूरत पड़ती है। तो अभी वो तो वापस होगा नहीं। नॉर्मली स्टेप ले लिया बहुत साल पहले तो ठीक है। हाँ। और फंड की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की चीजों पे विचार करें। नहीं सत्यप्रकाश जी, आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी कहा था, वंदे भारत का आपने उल्लेख किया, तो थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेते हैं। वंदे भारत एक एब्सोल्यूट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक लग्जरी ट्रेन जिसको रंजन साहब भी इशारा कर रहे थे कि वो बनकर रह गया। हम देखते हैं कि उसकी सीटें बहुत खाली जाती है। रेलवे को एक बार रीथिंक करना पड़ता है कभी कभी कि उस रूट पे उसकी जो ट्रैफिक है उसको कम किया जाए या ज्यादा किया जाए। तो और हम पहले के बजट में देखते थे सर, जब रेलवे अलग से बजट आता था तो हमें सुनने को मिलता था फलाना से फलाना जगह तक के लिए नई ट्रेन आई, यहां से यहां तक के लिए नई ट्रेन आई, लोगों को पता चलता था। आपको लगता है इन्फॉर्मेशन के दौर में तो हम बहुत आगे हो गए हैं, लेकिन अब वो रीच जो पता चलने का क्रम होता था उसमें हम थोड़े पीछे हो गए? नहीं, उसकी पब्लिसिटी होती है जब अनाउंस जब फैसला होता है कि यहाँ पे गाड़ी चलेगी। हाँ। तो फैसला करते। लेकिन मेरा जो कहना ये था कि वंदे भारत ठीक है, आपके पढ़ाई बहुत अच्छा किया। हाँ। होना भी चाहिए, हर क्लास के लिए गाड़ी होनी चाहिए। इतना समाज में वर्ग है जो पे कर सकते हो, क्यों नहीं पे करके चले जी। ये थोड़ी महंगी है इसलिए बहुत से रूट पे उतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो पूरे डब्बे भर नहीं पाते। लेकिन साथ में जो और 5% लोग हैं जो वंदे भारत यूज कर रहे होंगे और भी कम होंगे। बाकी जो 95% पॉपुलेशन है उनके लिए भी फास्ट ट्रेन हो, कम से कम फास्ट ना हो, गाड़ी तो हो, लोग जाए अपने गांव पहुंच सके। जैसे छठ में अक्सर प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है पूरा का पूरा बिहार जाना चाहता है लेकिन वो बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर। बिल्कुल, कैसे टिकट मिलेगा और जनरल डब्बे में लाठी खाते हैं तब जाके वो मिलते हैं। तो उस चीज को जो कई सालों से मैं देख रहा हूँ, हमेशा इसको लगता है कभी तो सुधरे, कभी तो इस पे ध्यान दिया जाए और जब लाखों करोड़ का बजट मिल रहा है तो उधर भी खर्च किया जाए। खाली वंदे भारत दिखा के टीवी में कि बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, दूसरा साइड है, उसको भी उजागर करें और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल सही बात आपने इशारा किया। और देखिए, ये विडंबना है कि हमारे इस भारत में एक ट्रेन ऐसी भी है जो बेहतरीन सुविधाओं से लैस है और एक ऐसा भी तबका है जो एक अदद सीट के लिए मारामारी कर रहा है और टॉयलेट में घुसने के लिए। हाँ सर, विंडो में गठरी बना के ठोकता है। बिल्कुल, ये कॉन्ट्रास्ट है। और ये पिक्चर्स आपने छठ का उल्लेख किया, हर साल पूरा भारत देखता है, हर साल बात होती है, कुछ बहुत विशेष हो नहीं पाता है। अब शैलेंद्र साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र साहब, हम 2 भारत की बात कर रहे हैं, बजट की तो बात कर ही रहे हैं इस बजट में, लेकिन 2 भारत भी है। एक भारत वह जिसकी ओर विकसित भारत होने के पंख लगे होने की बात कही जाती है, बड़ा तबका, बड़ा लोग, बड़े उद्योगपति, बड़ा सेक्टर, रईस लोग। एक भारत वो जो शायद उसके पंख की एक तिनके को पकड़कर वह भी उड़ना चाहता है, अपने अरमानों को उड़ान देना चाहता है। इस 2 भारत के बीच आपको अंतर दिखता है क्या? और अगर अंतर है तो फिर कुछ किया जाना चाहिए। रेलवे के ऊपर भी बोल सकते हैं और जो इंडस्ट्रीज आप चाहे उसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। सर शैलेंद्र साहब, सुन रहे हैं आप हमें? भारत का संविधान ही कहता है, हाँ, इंडिया दैट इज भारत। संविधान तो आजकल ट्रेंडिंग भी है। हाँ बोलिए। तो मैं कहूंगा कि जब सर्वांगीण विकास होता है, एक समय दौर था जब एक भारत गांव में बसता था, एक भारत शहर में बसता था, जो मात्र 26% लोग थे शहरी आबादी थी, 74% लगभग जो है गांव की आबादी थी। आप अगर देखें तो इस तरह का भारत 2005 तक बड़ा कॉमन था और इसमें बड़ी बहस होती थी। और एक तरह से कहें कि जो 4-5 सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसपे डिपेंडेंसी लगभग 68% हुआ करती थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय जनमानस की, वो घट के लगभग अब 54-56% के आसपास हो गई है। इसका मतलब कि जो खाई है वो घटती जा रही है। और जिस तरह से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उस सरकार ने सबसे पहले जो कार्य किया, किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, और किस तरह से जो वो भारत जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, दोहरा जो बता रहे हैं जी, कि 4 से 5 करोड़ घर दिए गए, उज्ज्वला योजना दी गई, उनको 12 करोड़ के आसपास टॉयलेट दिए गए, जन धन योजना दी गई।
तो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, जो प्रोडक्टिव डिस्पैरिटी थी, हर स्तर पे घटाने का प्रयास किया गया और लगातार घटती जा रही। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2014 के बाद शहरी आबादी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी तरह आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी करें तो मध्य प्रदेश भी करे, उत्तर प्रदेश करे, मध्य प्रदेश की खासकर जिसको 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको अवार्ड दिया था मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, कि 21% एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्राप्त किया। नहीं, ठीक है शैलेंद्र साहब, आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन राजीव सर अब देखिए स्टैटिस्टिक्स सब दिखा रहे हैं। शैलेंद्र साहब, स्टैटिस्टिक्स भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये कभी कभी ना सुलझा भी देता है और कभी कभी पिक्चर को उलझा भी देता है। एक आम आदमी स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े में पढ़कर उसे समझ ही नहीं आता है कि यार हो रहा है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। सर, आपको लगता है जो बात शैलेंद्र साहब कह रहे हैं प्रैक्टिकली भी क्या धरातल पर वह चीजें दिखती हैं या इन आंकड़ों में उलझ सी जाती है और कॉमन मैन उस जाल में फंस जाता है? जी जो है कि वो सरकार के आंकड़ों और सरकार के जो उपलब्धियों की जो बात करते हैं, निश्चित तौर पर वो क्योंकि एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो निश्चित तौर पर वो उनका बात कहना वाजिब बनता है और वो बात जरूर कहेंगे। लेकिन आम आदमी यही चाहता है कि सरकार जरूर चीजें कर रही है, तो उस तक क्या चीजें पहुंच पा रही है, क्या उसके जीवन स्तर में कहीं कोई सुधार हो पा रहा है कि नहीं। इन सारी चीजों को वो जरूर सरकार इन सारी चीजों को जरूर वो आम आदमी देखना चाहता है और देखता है कि क्या वो उस तक चीजें कहाँ तक पहुंच पा रही हैं। अगर उस तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं तो सरकार के सारे प्रयास इसके लिए नगण्य साबित होते हैं। सरकार के सारे प्रयास को कहता है कि क्या उसके लिए सारे प्रयास किस तरीके से हुए हैं, इन सब बातों को वो जरूर करता है। अब बात यही देखने में आती है कि सरकार के जो प्रयास हैं वो सरकार के प्रयास के साथ साथ आम आदमी कितने लाभान्वित होता है, यानी जो प्रतिशतता है वो कितने तौर तक देखा जाए कि कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित होते हैं। इस बात को लेकर ही कही जाती है कि सरकार के काम कैसे रहे और किस तरीके से रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो देखिए, लगातार बात कर रहे हैं बजट की, अब वह पल बस बहुत बेहद करीब है जब देश के सामने वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। हम सबको उसका इंतजार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के से जब हम लौटेंगे तब संभवतः बजट के ऊपर ही लाइव देखेंगे और बात भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। के बाद एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद बजट पेश हो जाएगा। इस बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत फिर से कर रहे हैं, जहां थोड़ी देर में आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं। इस बजट को लेकर संसद में अब गहमा गहमी भी है। प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ी देर में वहां पर उपलब्ध होंगे, उपस्थित हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब कुछ ही पलों के बाद बजट पेश करेंगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 11 बजे का वक्त तय हुआ है और अब घड़ी की सुइयां बेहद नजदीक हैं उस वक्त के हिसाब से, और थोड़ी देर में अब आम बजट पेश किया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। संसद भवन तमाम अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वह भी पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब का इंतजार है, थोड़ी देर में वह भी पहुंचेंगे और उसके बाद बजट सत्र तो वैसे भी चल रहा है
और आज अब थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट आम लोगों के सामने रख देंगी। तो बस थोड़ा इंतजार और उसके बाद उम्मीदों का पिटारा खुलने वाला है। और उम्मीदों के पिटारे में किसके सपने एक बार फिर से परवान भरते हैं और किसे निराशा हाथ लगती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात को यदि समझा जाए, संकेत को समझा जाए, इशारा को समझा जाए, तो यह बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह इशारा किया था कि लोगों के लिए यह बजट, खासकर गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए और मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग जिसे हम कहते हैं, उसके लिए इससे बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है। तो क्या जो उन्होंने कहा वैसा होता हुआ नजर आएगा? इसको लेकर थोड़ा इंतजार और उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं। बजट को लेकर संसद में भी तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे और बस उसी के बाद वह घड़ी आ जाएगी जब देश का बजट देश के सामने होगा। तो यह बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां बजट को लेकर संसद में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। तमाम मंत्रीगण, बड़े अधिकारी, सांसद सभी वहां पहुंच चुके हैं। बजट को लेकर तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है। सबकी निगाहें बस अब निर्मला सीतारमण के ऊपर हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री के ऊपर, जो अब अपने पिटारे से क्या कुछ निकालती हैं लोगों के लिए और क्या उम्मीदों के ऊपर वह खरा उतर पाती हैं आम लोगों के, यह देखना दिलचस्प होगा। तो बजट को लेकर यह बड़ी खबर यह भी बता दे रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में अब वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो अब जिसका इंतजार था वह भी आ गए हैं, प्रधानमंत्री महोदय भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब आम बजट पेश हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब बजट पेश करने वाली हैं और अब देखिए उस पल का इंतजार खत्म हो गया और अब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। सदन में बजट पेश होना शुरू हो गया है। सदन में प्रधानमंत्री मोदी सहित सभी मंत्री मौजूद है। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम विपक्ष के नेता भी वहां पर मौजूद हैं और अब बजट सत्र भी शुरुआत हो चुकी है और बजट सत्र का यह बेहद अहम दिन जब आज बजट पेश होने वाला है और होने वाले की जो इंतजार थी वह खत्म हो गई, अब हो रहा है, बजट पेश हो रहा है। मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है। बजट के पहले ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our
Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, Deshamante matti kadoy, Deshamante manushuloy, meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from
multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Sri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers.
the loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The Alternate Investment Fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme, online capacity building for entrepreneurship,
and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language.
National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence